स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब इसमें सबसे पहले आपका जो आता है पॉइंट वो आता है एनर्जी लेवल्स इन वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो आपके डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें आपका हम क्या पढ़ रहे हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो इसमें क्या होगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी होगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी होगा। तो एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल में जो दोनों के दोनों स्पेक्ट्रा दे रहा है उसमें जो एनर्जी लेवल्स का सेपरेशन है वो कितना कितना होगा वो यहाँ पर आपको लिखकर बताया हुआ है। जैसे कि आपका जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसमें जो एनर्जी लेवल सेपरेशन है वो कितना होगा, 1 से 10 सेंटीमीटर इनवर्स तक। और जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है उसमें जो एनर्जी लेवल सेपरेशन है वो इससे लार्ज होगा आपका। जैसे कि एग्जांपल में बता रखा है HCl का कितना होगा, 3000 सेंटीमीटर इनवर्स तक हो सकता है। तो ये इसका एक एग्जांपल था। तो जो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है आपका वो कहाँ ऑब्टेन्ड होता है, लिक्विड्स में ऑब्टेन होता है, क्योंकि उनके पास मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जो है वो क्या करती है, रोटेशनल को हिंडर करती है। ये देखिए, ये पॉइंट मैंने लिख दिया है आपके लिए स्पेशल कि जो आपका प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो उनकी लिक्विड्स में अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन होगा वो हिंडर किसको करेगा, आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रा को करेगा। इसी करके आपके लिक्विड्स में जो होता है वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ज़्यादा होता है। पर इसी तरीके से अगर हम बात करें आपके इसकी गैसेस की बात करते हैं, गैसियस स्टेट्स में जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा आता है वो क्या आता है, सिमिलर आता है। लिक्विड्स की तरह प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ज़्यादा नहीं देता, बजाय आपके क्या करता है कि जो आपके गैसेस होते हैं वो दोनों के दोनों आपके क्या देते हैं, वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा इक्वली देते हैं। क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यू नो वेरी वेल कि वो फ्री होते हैं, बट लिक्विड्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं जिसकी वजह से लिक्विड्स क्या देते हैं, सिर्फ वाइब्रेशनल वाला देते हैं और रोटेशनल वाला हिंडर कर देते हैं। तो यहाँ पर ले देते हैं जो गैसेस हैं वो रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल दोनों देते हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो आपका गैस वाले मॉलिक्यूल्स है वो रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो आपको स्पेक्ट्रा देंगे वो किस रीजन में होगा, IR रीजन में होगा, यानी कि इंफ्रारेड रीजन में होगा। तो यहाँ पर हम अब क्या देख रहे हैं कि जो आपका रोटेशनल और वाइब्रेशन जो है आपके वो एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। और अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन जो टोटल एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो हम किसके इक्वल लेकर चलेंगे, सम ऑफ रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जीज। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ले लिया है आपका टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू द बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। जो आपका रोटेशनल और वाइब्रेशनल है दोनों की एनर्जी को जब हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो आपके मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी, क्योंकि इसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल आपके दोनों के दोनों एनर्जी यूज़ हो रही है। तो अब जो आपका यहाँ पर एनर्जी है दोनों के दोनों, ठीक है, इन टर्म्स हम क्या लिखेंगे, वेव नंबर भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए इस तरीके से हम वेव नंबर भी आपका लिख सकते हैं। अब जहाँ पर आपका V बार U बार Vj रिप्रेजेंट कर रहा है वेव नंबर ऑफ रोटेशनल लेवल J एंड एनर्जी लेवल U आपका। इसके बाद इन दोनों की वैल्यूज जो हैं वो कुछ इस तरह से है। तो ये इस तरीके से आपकी एक तो जो वेव नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रोटेशनल एनर्जी लेवल को, ये रोटेशनल एनर्जी लेवल को, और ये वाइब्रेशनल। अब यहाँ पर एक और बात है देखने वाली कि आपने क्या पढ़ा होगा जब आपने ये वाले किए होंगे टॉपिक जिसमें आपका रोटेशनल एनर्जी लेवल या फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रा और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जब आपने पढ़ा होगा तो जो आपकी ये वाले टर्म है ये किसकी है, आपकी रिजिड रोटेटर की आपकी इक्वेशन है Bj इंटू में J+1, ये इसका एंड रिजल्ट था। यहां पर जो आपका वाइब्रेशन वाला है ये आपका किसका है, ये आपके दो रिजल्ट हैं।
और ये इस तरीके से लिखे गए हैं। अब आपको पता है कि एक रिजल्ट आपका, अगर हम बात करते हैं रोटेशनल वाले की, तो उसमें नॉन रिजिड रोटेटर का भी आता है, और अगर हम बात करते हैं वाइब्रेशनल वाले की, तो उसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला भी आपका रिजल्ट आता है। पर जो यहाँ पर हम आपके टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल लेकर चल रहे हैं, वो किस किस की हम प्लस कर रहे हैं? एक तो रोटेशनल लेवल के रिजिड रोटेटर वाली, और दूसरी आपकी जो वाइब्रेशनल वाली है वो किसकी है? एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो बस इसको क्या करना है, दोनों को आपको प्लस कर देना है। ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया आपके रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो आपके वेव नंबर आए थे उन दोनों को। तो यहाँ से हम अपने माइंड में रखेंगे कि आपका जो सेम वाइब्रेशनल लेवल है उसी में क्या होंगे, नंबर ऑफ रोटेशनल लेवल्स आपके होंगे। मैं आपको फिगर बनाकर दिखा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए डायग्राम में अभी मैंने आपका जो है ग्राफ प्लॉट किया है एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पर आपके क्या बनाए हैं, वाइब्रेशनल लेवल्स बनाए हैं। आपको अच्छे से समझाने के लिए पहले मैंने क्या बनाया है, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल लेवल बनाए हैं, और इन्हीं के बीच में सेम वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में डिफरेंट नंबर्स ऑफ आपके क्या होंगे, रोटेशनल लेवल प्रेजेंट होंगे। लेट मी शो यू। ये देखिए इस तरीके से आपके जो मैंने डार्क लाइंस की हैं वो क्या है, आपके वाइब्रेशनल लेवल्स, और इन्हीं के बीच में आपके क्या है, रोटेशनल आपके लेवल्स है एनर्जी के। तो इस तरीके से इन दोनों का प्लॉट ग्राफ आपका बनता है, जिसमें हम टोटल एनर्जी दिखा रहे हैं वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा के। और आप सभी को मैं पहले बता चुकी हूँ कि इनके जो सिलेक्शन रूल हैं आपके, दिस वन ये आपके क्या है, सिलेक्शन रूल है। +1 किसके लिए है, एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड -1 किसके लिए है, आपके एमिशन के लिए। अब आपका हमने वेव नंबर तो पढ़ लिया है, अब चेंज इन वेव नंबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक लेवल से उसका जो ऊपर वाला लेवल है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से करेंगे। ये आपका एक एनर्जी लेवल है जिसमें से हम दूसरे एनर्जी लेवल को माइनस करेंगे, इससे बड़े वाले को। तो ये आपके दो एनर्जी लेवल से हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। एक जे डैश वाली टर्म है या फिर आपकी न्यू डैश वाली है, एंड सेकंड आपकी सिंपल जी एंड यू वाली है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम माइनस आपका करेंगे। और ये हम जो ट्रांजिशन लेकर चल रहे हैं वो किस किस के बीच में है, आपके ट्रांजिशन से 1 के बीच में। तो ये देखिए हमने क्या किया है, जो आपकी ऊपर वाली इक्वेशन है जो ऊपर लिखी हुई है सबसे, उसमें 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू पुट की है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाली जो आपकी है डैश वाली जो है आपकी, इसमें हम 1, इसमें 0 पुट करेंगे, एंड दिस विल बी दिस। ये आपकी यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा वो दिखाती हूँ। तो ये आपका सॉल्व करके आपकी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। अब जो आपका टर्म आ रही है यहाँ पर 1 - 2 xe, इसको हम क्या ले लेंगे, ओमेगा नॉट ले लेंगे इसको। तो इसको भी हम क्या करते हैं, आपकी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, ये आपकी इक्वेशन यहाँ से बन गई है। अब आपको क्या करना है, आपने वाइब्रेशनल की तो पुट कर दी, वाइब्रेशनल की क्या पुट करें, 0 से लेकर 1 तक की ट्रांजिशन पुट करते हैं। अब आपकी ट्रांजिशन किस में होगी, वाइब्रेशनल की हो गई है। अब हम करेंगे रोटेशनल में। तो आपको क्या करना है,
ट्रांजिशन करनी है जे की वैल्यू में +1 और -1 की। इस वाले इक्वेशन में आप क्या करेंगे, j इज इक्वल टू +1 और -1 पुट करेंगे। तो आपकी किस तरीके से होगी इक्वेशन मैं बताती हूँ करके, उसको भी ध्यान से देखें एक बार। तो जब हम आपकी ये वाली इक्वेशन लेंगे तो ट्रांजिशन आपकी क्या है, हम पहले क्या लेंगे सिलेक्शन रूल, डेल j इज इक्वल टू +1। आपका इस तरह से बन जाएगा, जस्ट आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है। सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, ये इस तरीके से आपने क्या करनी है, j डैश की वैल्यू जो है वो पुट कर लेनी है। तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ये इस तरीके से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। और ये ट्रांजिशन हमने कर दी है कि j डैश और j के बीच में जब आपकी +1 की होगी, ठीक है ना, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग आपकी क्या हो सकती है, +1 -1 हो सकती है। ठीक है, मैं बताती हूँ कहाँ पर +1 -1 हो सकती है, पर हम यहाँ पर प्लस वाला केस लेकर चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी ट्रांजिशन होगी, देन हम वैल्यू j डैश की पुट कर देंगे आपके चेंज इन वेव नंबर में। वहाँ पर पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन आ जाएगी, और जो इक्वेशन आएगी उसमें अगर आप इस रोटेशनल लेवल 0 से आगे सो ऑन पुट करते जाएंगे तो आपका आता जाएगा एनर्जी लेवल। अब यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशन हमने कर दी है +1 के लिए। ये वाला केस आप मुझे करके दिखाएंगे कि कैसे होगा, और इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करके आप जब मुझे लिखकर दिखाएंगे तो वो रिजल्ट भी आप मुझे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब मैं प्लॉट कर रही हूँ आपका डायग्राम। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एनर्जीज जो लेवल्स हैं वो बना रहे हैं। तो आपका इसमें रोटेशनल और आपका वाइब्रेशनल दोनों के दोनों मैं आपको दिखा रही हूँ। रोटेशनल आपके नीचे वाले हैं, वाइब्रेशनल आपके उधर साइड वाले हैं, ये वाले, ये क्या है आपके वाइब्रेशनल एंड दिस वंस आर द रोटेशनल। अब आपका यहाँ पर क्या होगा, आपकी ट्रांजिशन होगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से होगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं पहले वाइब्रेशनल लेवल्स थे, अब मैंने इनके बीच में आपके क्या बना दिए हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी इन्हीं के बीच में बना दिए हैं। तो अब ट्रांजिशन दिखाऊंगे आपको। ये देखिए, ये आपके ट्रांजिशन डेल j इज इक्वल टू 0 वाली मैंने अभी आपको करके दिखाई है। इसी तरीके से आपकी j-1 में एमिशन के लिए एंड एब्जॉर्प्शन के लिए सेम एज वेल आपकी रहेंगी। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से होगी। बट ये आपकी क्या होगी, दिखाती हूँ, रुको। अगर आपके एब्जॉर्प्शन हो रही है तो वो आपकी किस तरीके से होगी, डेल j आपकी +1 में ये वाला 0 और आपकी ट्रांजिशन होगी j-1। यहां से 1 2, ये इस तरह से आपके क्या होगी ट्रांजिशन। इस तरीके से आपके ट्रांजिशन होती जाएगी। अब ये आपका किसमें था, एब्जॉर्प्शन में, इस तरीके से एमिशन। ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं, इस तरीके से आपके चलते जाएंगे और ये आपका यहाँ पर टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। एक और चीज़ बता देते हैं आपको कि इसमें PQR ब्रांचेस होती हैं। ये इस तरीके से PQR ब्रांचेस होती है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। इन्हें इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी बोलते हैं। तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं पहले आपको सारा का सारा डाइपोल मूवमेंट के बारे में, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के बारे में बता चुकी हूँ। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये वाले जो आपके टॉपिक्स हैं नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अभी हमने डायटॉमिक के लिए किया था ना, तो ये नॉर्मल मोड्स हैं आपके वाइब्रेशनल ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये जो है ये काफ़ी आसान से टॉपिक है, इसमें आपका डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड है और डिग्री ऑफ फ्रीडम से है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको एक बार खुद करके देखेंगे, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट उसमें आपका मैं ये भी करवा दूँगी। इसके बाद आता है आपका रमन स्पेक्ट्रा। तो देखिए हम पढ़ते हैं रमन स्पेक्ट्रा। इसका डायग्राम मैंने साइड में बना दिया है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम अब तक स्पेक्ट्रा स्टडी करते आए हैं उनमें सभी में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल फिनोमेना आपका लग रहा था, पर जो आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है इसमें जो आपका स्पेक्ट्रा आता है वो किससे डील करता है? एब्जॉर्प्शन से नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है आपकी। अब इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है आपका, इस पर क्या हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है और कुछ लाइट क्या होगी, पास थ्रू, कुछ आपकी क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। अगर आपकी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी स्कैटर्ड लाइट के इक्वल हो जाती है, तो कौन सी लाइंस आती हैं आपकी, रेले लाइन आती है। ये इस तरह से अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसिडेंट लाइट की ज़्यादा होती है देन स्कैटर्ड लाइट से, सॉरी फ्रीक्वेंसी से, तो वो आपकी उस केस में क्या आती है, स्टोक्स लाइन। एंड आपकी क्या हो, स्कैटर वाली ज़्यादा हो इंसिडेंट से, तो आपकी एंटी स्टॉक लाइन आती है। ये तीन इसमें फिनोमेना आपके लगते हैं, तीन यानी केस इनके बनते हैं स्कैटरिंग। तो इनकी पॉसिबिलिटी हमने लिख ली है यहाँ पर और इनको नाम दे दिया है। अगर दोनों के दोनों इक्वल होंगी देन रेले, अगर आपकी इंसिडेंट वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगी देन स्टॉक लाइन, और आपकी जो स्कैटर वाली है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी देन इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी से देन एंटी स्टॉक लाइन्स आपकी बनेंगी। ये तीन इसमें केस होते हैं। तो जो आपका डिफरेंस आता है, ठीक है, जो इनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आता है आपका, ये जो आपका चेंज आता है इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी में किससे माइनस कर रही हूँ, स्कैटरिंग से माइनस कर रही हूँ, तो ये आपका क्या आता है, रमन फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, रमन फ्रीक्वेंसी या फिर रमन शिफ्ट। ये इस तरीके से आपका काम करता है। तो रमन स्पेक्ट्रा किस फिनोमेना पे काम करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर काम करता है। और ये जो आपका रमन शिफ्ट है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, बीइंग इरेडिएटेड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो आपको जो रमन शिफ्ट है फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस वो कैरेक्टरिस्टिक पे आपका बेस्ड होगा एक सब्सटेंस की। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है रमन इफेक्ट की वो किस तरीके से है, तो ये आपका बेस्ड होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पर। फोटॉन्स जिनकी फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू है वो हिट करेंगे न्यूक्लियाई को, देन तो क्या होगा, कोलिजन आपका हो जाएगा किसके बीच में, फोटॉन और फ्रीक्वेंसी न्यू और न्यूक्लियाई के बीच में। अगर आपका जो कोलिजन है वो परफेक्ट इलास्टिक है तो आपका क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट वाली वो स्कैटरिंग के इक्वल होगी। देन आप कौन सी लाइंस ऑब्जर्व करोगे, रेले स्कैटरिंग वाली, और इसी की लाइन आप ऑब्जर्व करोगे जिसमें आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी स्कैटरिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। क्योंकि आपका परफेक्ट इलास्टिक का मतलब क्या है,
जितनी आपकी इंसिडेंट हो रही है उतनी ही वापस आ रही है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी जितनी आ रही है उतनी ही फ्रीक्वेंसी स्कैटरिंग की है। लाइट मॉलिक्यूल पर फॉल करी और इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद स्कैटरिंग भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हो गई। बट अगर इससे ऊपर नीचे आता है, यानी कि जो आपका कोलिजन है वो क्या हो, परफेक्ट इलास्टिक ना हो, इनइलास्टिक हो, देन आपके केस कौन से आएंगे, ये दो आपके केस आएंगे, स्टॉक लाइन के और एंटी स्टॉक लाइन के आपके आ जाएंगे। जिसमें इंसिडेंट वाली आपकी ज़्यादा होगी उसमें आएंगे स्टॉक्स स्कैटरिंग, और जिसमें आपकी कौन सी ज़्यादा होगी, स्कैटरिंग वाली ज़्यादा होगी उसमें एंटी स्टॉक। ये इस तरह से आपका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है रमन इफेक्ट का। तो अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी इन रमन स्पेक्ट्रा। अगर आपका एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अगर वो इंटरैक्ट करे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईएम रेडिएशन, किसके साथ करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वो क्या करेगा, डिस्टॉर्शन उसमें हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन। ये इस तरीके से आपका होगा, डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका हो जाएगा और रिजल्टिंग में आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ डायपोल। तो ये जो आपका पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है या फिर उसका इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जो आपको मिलता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अल्फा ई। यहाँ पर जो आपका E है वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो अल्फा है वो क्या है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर आपका जो स्पेरिकली सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल, जैसे कि आपके CH3, CCl4 और SiH4, SF6, ये क्या करते हैं, जब रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट होते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिमेट्रिकली ऑल डायरेक्शंस में होती है, वो क्या हो जाती है, आपके फैल जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, इंटरैक्शन के बाद डायपोल फॉर्मेशन आपकी हो जाती है, ठीक है। और इनमें क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं कि आप कितना ही उनको इंटरैक्ट करवा लो वो फिर भी आपके क्या करेंगे, पोलराइजेबिलिटी इतनी इंड्यूस नहीं कर पाएंगे। उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल। अब इनका मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, जो अभी मैंने आपको बताया। ये हर एक तरह से सिमेट्रिकल है और जब इन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंटरैक्ट करती है तो भी वो ऑल डायरेक्शंस में फैल जाती है। पर जो आपके डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर आपके लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं होते और इनकी वजह से ये क्या करते हैं, ये आपका पोलराइजेबिलिटी थोड़ी सी दिखा देते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल। इनमें जो ऊपर वाले हैं इनमें जो इंटरेक्शन होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिमेट्रिकली सारी डायरेक्शन में फैल जाती है, पर जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनमें सिमेट्रिकल वे में नहीं फैलती और थोड़ा सा आपका पोलराइजेबिलिटी आ जाती है। तो इनका जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो आपका क्या दिया जाता है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन 2π/VT। ये फॉर्मूला है आपका। और यहाँ पर जो E नॉट है आपका वो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यू क्या है आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इस तरीके से जो आपके दो इक्वेशन यहाँ से आई है हम क्या करेंगे, बस उसमें आपकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे।
आपका यहाँ से इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो आपके मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट करते हैं वो क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं डायपोल मोमेंट्स को, और वो डायपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू होता है, जो कि एमिट करता है रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी v, ठीक है, वो क्या हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो उस तरीके से आप रेले स्कैटरिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी क्या आती है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस एज द मॉलिक्यूल अंडरगोस वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब यहाँ पर क्या बताया गया आपके कि जो पोलराइजेबिलिटी है मॉलिक्यूल की वो चेंज होती है जब मॉलिक्यूल कहाँ पर जाता है, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी जो है मॉलिक्यूल की वो चेंज हो रही है, और यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है वो किस तरीके से बनती है, तो ये आपके रोटेशनल और वाइब्रेशनल के अकॉर्डिंग जब मॉलिक्यूल जाता है, ठीक है, मतलब जो पोलराइजेबिलिटी है मॉलिक्यूल की वो चेंज होती है जब मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों में जाता है। तो इस तरीके से आपकी पोलराइजेबिलिटी जो चेंज होती है वहाँ पर आपका फॉर्मूला ये होता है, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई म्यू एन आपका टी। जो आपकी फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर म्यू एन वो चेंज होती है पोलराइजेबिलिटी मॉलिक्यूल की अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल या फिर रोटेशनल से, सॉरी वाइब्रेशनल से। तो ये आपका यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मूला आ जाता है। आपका जो अल्फा नोट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी, और जो बीटा है वो क्या है, रेंज ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी विद द वाइब्रेशन। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। हम चेंज करके लिखेंगे वो किस तरह से कि म्यू जो होता है वो आपका क्या है, जैसे हमने पहले किया था ना पहले वाले इक्वेशन में, उसी तरीके से करेंगे कि आपका जो म्यू होता है वो होता है अल्फा ई, होता है ना। तो यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई है, ई की वैल्यू हमें पता ही है, तो दोनों को पुट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने अल्फा की और आपके किसके ई की वैल्यू हमने दोनों यहाँ पर पुट कर दी है। तो ये इस तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर ली, और यहाँ पर आपका ये सारा का सारा क्या आ गया है, पोलराइजेबिलिटी। जो पहले वाला आया था वो आपका कौन से वाला आया था, जिसमें आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो रेले स्कैटरिंग में जाता है, यानी परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में जाता है। और ये वाला आपका किस में जाता है, जिसमें आपका वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों में जाता है। तब आपका जो पोलराइजेबिलिटी होता है कॉन्सेप्ट रमन स्पेक्ट्रा में वो इस तरीके से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी इन रमन स्पेक्ट्रा खत्म हो जाता है। एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि रमन एक्टिव होने के लिए, जैसे हमने आपका क्या बोला था, आपका इंफ्रारेड एक्टिव और इनएक्टिव के लिए हमने क्या बोला था कि जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या होना चाहिए, टेम्परेरी या फिर परमानेंट हो, दोनों में से कोई भी चलेगा, बट आपका डायपोल इंड्यूस्ड जरूर होना चाहिए। तो अगर आपका रमन एक्टिव और इनएक्टिव बोलना हो तो उस मॉलिक्यूल को क्या होना पड़ेगा, रोटेशनल और वाइब्रेशनल की वजह से उसमें चेंज आना चाहिए उसके पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल में, ठीक है। यानी रमन एक्टिव हम कब कहेंगे, जब आपके मॉलिक्यूल के पोलराइजेबिलिटी में चेंज आएगा ड्यू टू मॉलिक्यूलर रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। तो ये आपके इस तरीके से होगा। अब जो भी स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होंगे आपके वो रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपका नहीं देंगे। जैसे कि मैंने आपको कंपाउंड्स लिखकर भी बताए थे CH4 CCl4, तो ये क्या होंगे, ये आपके रमन इनएक्टिव होंगे, क्योंकि इनमें जितने भी आप EM रेडिएशन दे लो इनमें क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो परफेक्टली स्फेरिकल होगा और आपके क्या होगी, हर एक डायरेक्शन से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फैल जाएंगे सारे उसमें, और जो डिस्टॉर्शन है वो नहीं होगा। बट अगर आपका मॉलिक्यूल ये वाला कैसे होगा, ये है
ये वाले मॉलिक्यूल कौन से हैं आपके? ये इस तरह से, ये लीनियर भी हो सकते हैं। ये क्या है? लीनियर है आपके। कॉमोन्यूक्लियर हो सकते हैं आपके। तो ये इस तरीके से आपका क्या देंगे? रमन स्पेक्ट्रा आपके देंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। बस इतना ही था आज के लिए। इसके बाद आपके ये वाला जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया है। इसमें और ज़्यादा कुछ आपका बचा नहीं है। एक तो टॉपिक्स अगर होंगे भी, अगर आपको लगता है तो वो सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें। जो पहले पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा एंड वाला जो है वो आप खुद पढ़कर देख लेंगे। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो ख़त्म हो जाता है।